चलिए बच्चों, अब हम लोग का ये जो चैप्टर चल रहा है, जिस पाठ का नाम है भारतीय संविधान, और ये कक्षा 8 का जो हमारा बुक की हमारी जो बुक है जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जिसका फर्स्ट चैप्टर है ना, नाम बता दिया मैंने, जिसका नाम है भारतीय संविधान। तो इसी भारतीय संविधान का डिस्कशन हम लोग और कर चुके हैं। उसी श्रेणी में हम आगे बढ़ते हुए आते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। जबकि बच्चों, मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग क्लास 6 और 7 में भी पढ़ चुके हैं, उसकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके पास है भी, उससे रिलेटेड हम लोग काफ़ी सारे जीके भी पढ़ चुके हैं। तो उसी पॉइंट को हम लोग आगे बढ़ाते हुए ये है कि संविधान जो है हमारा अपना भारतीय संविधान लिखित संविधान है, और इसी भारतीय संविधान के भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार सन्निहित है, और इसे हम अपने भारतीय संविधान की जान कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं, जो कि प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हम भारतीयों को एक स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। किसी के जीवन में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, अपने अधिकारों का पालन कर सकते हैं, है ना। तो ये सभी बातें हम लोग क्लास 6 और 7 में डिस्कशन कर चुके हैं। तो मौलिक अधिकारों को देखा जाए तो वर्तमान समय में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, और 7, इसके पहले हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, जो कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस संविधान की सूची से मौलिक अधिकार की सूची से उसको हटा दिया गया। और इसमें ये लिखा है कि ये अधिकार, ये मूल अधिकार, ये जो हमारे पास मौलिक अधिकार है जो हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त हैं, वो नागरिकों की स्वतंत्रता पूर्वक शांति के साथ जीवन यापन करने के लिए, मतलब जीवन व्यतीत करने की अनुमति देता है, जिसमें वह स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को चलाने के लिए कोई भी व्यापार कर सकता है, पर्यटन के लिए कहीं जा सकता है, किसी धर्म को स्वीकार कर सकता है, प्रत्येक धर्म के त्योहारों में अपना योगदान दे सकता है, उसको त्यौहार को खुशी खुशी वो मना सकता है। तो इस तरह ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जिस तरह हम लोगों को जीवन जीने के लिए कुछ विशेष मुख्य या मौलिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिसमें हम जल एवं वायु को ले सकते हैं, जिसके बिना हमारा जीवन बेकार है या हमारा जीवन आगे सुचारू रूप से नहीं चल सकता, उसी तरह हमारे संविधान की ये जान या आत्मा है हमारे ये मौलिक अधिकार। और ये हमारे 6 मौलिक अधिकार इस तरह है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 5वां हमारा है सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। इसके बाद है हमारा सबसे आखिरी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो बेटा, ये हमारे 6 अधिकार हैं, जो कि ये हमारा मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो समानता का अधिकार की बात करें तो समानता हम सभी प्रत्येक भारतीयों के लिए अनिवार्य है, और हम सभी इस समानता को देखते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार की असमानताएं भी दिखती हैं, लेकिन उसका निराकरण के लिए काफ़ी सारे प्रावधान भी बनाए गए हैं। पहली बात तो ये है कि जो भी हम भारतीय नागरिक हैं, कानून के नज़र में हम सभी एक समान हैं। किसी के साथ कोई भी धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, या ना ही हम करते हैं। इस प्रकार संविधान व्यक्तियों के बीच कोई भी भेदभाव नहीं करता है, अर्थात मतलब कि संविधान की दृष्टि में, संविधान की नज़र में हम सभी व्यक्ति एक समान हैं। और इसी समानता के अधिकार में यदि हम कहीं जाते हैं तो कहीं भी रुक सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, कोई नल है, चाहे वो सरकारी नल हो, कोई प्राइवेट नल हो, कोई कुआं हो, हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। उस पर हमारा समानता की दृष्टि से हमारा भी उस पर समान अधिकार है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि सभी नागरिकों के लिए, हम सभी भारतीयों को कहीं भी कोई भी नौकरी यदि मिलती है तो हम उसको स्वतंत्र रूप से अपना सकते हैं, या कोई भी नौकरी की वांट निकलती है या कहीं से नौकरी के लिए अगर कोई सुअवसर हमें मिल रहा है तो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर समानता का अधिकार जो है हमारे संविधान में उल्लिखित, हम उसका
पालन कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो हम न्यायालय की शरण में भी जा सकते हैं। और सामाजिक समानता को हम बढ़ावा भी दें, भेदभाव, छुआछूत, इन सभी से दूर रहें, जिसके लिए अस्पृश्यता के व्यवहार को अपने व्यवहार में लाना एक दंडनीय अपराध है। फिर हम आते हैं समानता का अधिकार। ठीक, समानता का ये जो हमारा अधिकार है, ये भी स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी हमारे समानता के अधिकार के जैसा ही है, क्योंकि हम सभी प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से सभी को कुछ विशेष स्वतंत्रताएं दी गई हैं, और जैसे विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बस हमको ये ध्यान रखना है कि हम अपने भेदभाव को जाहिर ना करें, या अपशब्दों का प्रयोग ना करें, या फिर हम नस्लवाद को बढ़ावा ना दें। तो अगर हम इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं तो हम किसी भी विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं, कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, कोई भी आयोजन कर सकते हैं, लेकिन वह आयोजन या सम्मेलन हमारा नियमों से भरपूर हो, मतलब कि कोई अस्त्र शस्त्र वहाँ पर ना चले, और वो सम्मेलन या आयोजन या जो सभा हम आयोजित कर रहे हैं वो शांतिपूर्वक की जाए। कोई भी समुदाय अथवा संघ का हम निर्माण कर सकते हैं, और भारत में तो हम रहकर कोई भी जगह पर पर्यटन के दृष्टि से या किसी अन्य कार्य के दृष्टि से, नौकरी के दृष्टि से वहाँ पर जाकर स्वतंत्रता पूर्वक वहाँ जाकर निवास कर सकते हैं। और इसी में हमारे बसने की स्वतंत्रता भी आती, मतलब यदि हम किसी कार्य के लिए कहीं जा रहे हैं और मुझे वहाँ कुछ समय के लिए वहाँ रुकना पड़ रहा है, तो हम स्वतंत्र रूप से वहाँ पर रह सकते हैं। इसके बाद बच्चों आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारा तीसरे नंबर का है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें यह है कि संविधान में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से शोषित अथवा हम उसको सता नहीं सकते हैं। और ये भी है कि मनुष्यों को, व्यक्तियों को कोई चीज़ खरीदना हो, बेचना हो, मानवीय शोषण हो या बाल श्रम हो अथवा बेगार हम नहीं करवा सकते हैं। यहाँ पर बेगार से मतलब है और बाल श्रम से मतलब है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, हम उनको अपने घर में सर्वेंट के रूप में या एक सहायक के रूप में उनसे बाल श्रम नहीं करवा सकते हैं। और ना ही 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किसी कारखाने में या किसी बहुत बड़ी संस्था में वहाँ पर काम के लिए हम लोग नहीं रख सकते। मतलब कोई जोखिम भरा या खतरे वाला काम हम लोग 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को नहीं करवा सकते हैं। फिर आता है हमारा चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये सभी को पता है। भारत में हम अनेक धर्मों का पालन करते हुए स्वतंत्रता पूर्वक रहते हैं। सभी धर्म एक समान है, सभी त्यौहार, ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी एक विशेष त्यौहार को बढ़ावा दे रहे हैं या हम अपने ही समाज में, अपने ही गांव में, अपने ही देश में, अपने ही मोहल्ले में, अपने ही नगर राज्य में रहते हुए कोई भेदभाव, जातिगत या धर्मवाद की भेदभाव यहाँ पर हम कर रहे हैं। मतलब हम धर्म के रूप में सभी धर्म को अपना सकते हैं, उनका अनुसरण कर सकते हैं, शांतिपूर्वक उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसके त्यौहार मना सकते हैं, और हम स्वतंत्रता पूर्वक धर्म संबंधी कार्यों का आयोजन भी कर सकते हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं कि भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, मतलब हमारे राज्य का कोई एक निश्चित धर्म नहीं है। प्रत्येक राज्य में सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। अब हम आते हैं संस्कृति और शिक्षा के अधिकार पर। ये है कि संस्कृति हमारी जो परंपरा, जो कि हम अपने देश के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं कि भारत बहुत सारे धर्मों, संप्रदायों, भाषाओं और संस्कृतियों के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ कई संस्कृतियों का पालन पोषण और उसको बढ़ावा मिल रहा है। भारतीय संविधान ने नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा,
अपनी लिपि और अपनी संस्कृति, जो उसकी परंपरा चली आ रही है, जो हमारी एक अपनी पहचान है, उसको सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार दिया हुआ है। और ये भी है कि किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश या एडमिशन के दौरान कोई वंश, जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं, आसपास के स्कूलों में देखते हैं या हमारे घर के या रिश्तेदार के और भी बच्चे पढ़ते हैं, तो कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं रहता जिसमें विशेष धर्म के लोगों को ही वहाँ पर एडमिशन या प्रवेश लिया जाए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें यह है, संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लेख से अधिक महत्वपूर्ण ये है कि उसकी सुरक्षा कैसे की जाए। उसका पालन तो हो रहा है, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए भी कुछ नियमावली होने चाहिए, नहीं तो ये हमारे मौलिक अधिकार पूर्ण रूप से पालन करने में कुछ कठिनाइयाँ आएंगी। तो संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो एक उद्देश्य से ये भी किया गया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो संविधान के मौलिक अधिकारों में इसका स्थान दिया गया। इसका मतलब ये है कि हम अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है, वहाँ पर उसे न्याय मिलेगा। और जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, मतलब कि यदि व्यक्ति को लग रहा है कि वहाँ उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो स्वतंत्र रूप से न्यायालय की शरण में जा सकता है। इसी में बेटा ये है कि हमारा मौलिक अधिकारों को हम लोग पढ़ तो चुके हैं, लेकिन उसका अपना भी एक विशेष महत्व है, क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग में बताया कि ये मौलिक अधिकार हमारे संविधान के अंतर आत्मा है, जान है। जिस तरह जल और वायु हम सभी के लिए, जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, उसी तरह ये मौलिक अधिकार भी हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर उसके महत्व की बात की जाए तो सबसे पहले यह है कि मौलिक अधिकार मानव के व्यक्तित्व को स्वरूप प्रदान करते हैं, मतलब उसके विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा ये जो मौलिक अधिकार है। फिर लोकतंत्र, जो कि हमारा भारत लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में नागरिकों को कई सारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। उस स्वतंत्रता का सभी पालन करते हैं या पालन कर रहे होते हैं, या हम जन्म लेते ही उससे उस नियमों से बंध जाते हैं। मौलिक अधिकार सरकार अनियंत्रित शक्तियों पर नियंत्रण है। यहाँ पर मतलब कि ये है कि जो भी परिवर्तन संशोधन है वो सभी केवल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, वरना इसमें जो भी फेर बदल करना है या जो हमारा संविधान लचीला है उसमें कोई बदलाव करना है तो हम संसद के द्वारा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक बच्चों, तो ये है बेटा आज का ये आपका टॉपिक, और इसको आप अच्छे से दोबारा रीड करके तैयार कर सकते हैं।